ठीक है, ये नीचे क्यों नहीं आ रहा? हाँ ठीक है, चलिए तो अपन सेशन स्टार्ट करते हैं। रिकॉर्डिंग ऑन हो गई है। तो आज के सेशन में हम बात करेंगे, नया टॉपिक है जिसका नाम है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अपनी कॉपी में भी आप लिख सकते हैं अगर आप लिखना चाहें, बाकी आपकी अपनी श्रद्धा है, इसमें कोई आपको रोक नहीं सकता। ठीक है, ओके। तो पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि गैल्वेनिक सेल क्या होता है और ये चीजें आपको डिस्कस कर रही थी। सॉल्ट ब्रिज क्या होगा, एनोड क्या होगा, कैथोड क्या होगा। इसमें किसी को कुछ पूछना है तो बता सकता है कि सर ये मेरे को नहीं आया समझ में, या ये समझ नहीं आया। किसी को कुछ पूछना है इसमें? पूछ तो तुम सकते हो, बट डिपेंड करता है कि मैं उस चीज को बताऊंगा कि नहीं बताऊंगा, है ना। पूछ लो अगर किसी को कुछ पूछना है तो। ठीक है, तो किसी को कुछ नहीं पूछना है तो अगला टॉपिक आप डालें, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें पोटेंशियल के बारे में पता है कि पोटेंशियल एक्चुअली होता क्या है? ओके, बहुत सारे लोग हैं जिन्हें पता है एनोड ये पोटेंशियल के बारे में। क्या बात है, ऐसा मतलब कैसे हो गया? कैपेसिटी, एबिलिटी और चलो देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंटली आप समझे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को। मैं बिल्कुल बेसिक से नोट्स भी बनवाते हुए चल रहा हूं, तो आप अपने नोट्स के ऊपर भी काफी ध्यान दें। देखो, एक चीज याद रखना अपने जीवन में, आपको कहीं से भी आप पढ़िए, किसी से भी टीचर से पढ़िए, लेकिन नोट्स आप अपने प्रॉपर बनाइए, क्योंकि नोट्स ही आपको सबसे ज्यादा हेल्प करेंगे रिवीजन के टाइम पे, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के टाइम पे। ठीक है, मैं यहाँ पे जो लिखता हूँ वो तो ठीक है, जो नहीं भी लिखता हूँ वो भी आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए करिए, कि अगर आपको ये लगता है कि ये वो इंपॉर्टेंट है तो। बाकी आपकी अपनी श्रद्धा है, आपका अपना एम है, आपकी अपनी फोकस है, आप अपना देख सकते हैं। तो अब अगर अपन बात कर रहे थे कि भाई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा क्या, तो यहाँ पे जब भी हम कोई भी मेटल रॉड को डिप करते हैं उसके सोल्यूशन में, है ना, या उसके सोल्यूशन में या किसी भी सोल्यूशन में डिप करते हैं, तो वहां पे आपका दो कंडीशन फॉलो होती हैं। अब उन दो कंडीशन को हमें देखना है। बेटा, मैंने ऑलरेडी जब मैं क्लास स्टार्ट कर रहा था तभी मैंने आपको बताया था, जैसे ही टॉपिक कंप्लीट होगा तभी मैं नोट्स भेज पाऊंगा, मैं डेली नोट्स नहीं भेज पाऊंगा। टॉपिक कंप्लीट होगा, विल सेंड यू नोट्स, उसी दिन भेज दूंगा। ठीक है, बाकी आपकी अपनी जिम्मेदारी है कि आप अपने में लिख रहे हैं नहीं लिख रहे हैं। नोट्स बनाने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है ना, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको समझना होगा, आपको करना होगा। ठीक है बेटा, ओके। तो अगर अपन बात करें, देखो ध्यान से, मैं यहां पे लिख देता हूं, whenever any metal rod, ध्यान से सुनना, metal rod is dipped into the solution of its own हाँ जी, जय हो, नमस्कार। हाँ जी,
हमारे यहाँ रोज ही होती है बेटा। ओन आयंस है, ओन आयंस, देन द डिपेंडिंग अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ टू अपोजिट टेंडेंसीज। कौन कौन सी टेंडेंसीज हैं? पहली टेंडेंसी जो है हमारी है वो है आपका सोल्यूशन प्रेशर। अभी मैं इनको डिफाइन करूंगा कि सोल्यूशन प्रेशर क्या होता है। सोल्यूशन प्रेशर एंड सेकंड इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर। और इन ऑस्मोटिक प्रेशर और सॉल्यूशन प्रेशर की तीन कंडीशन बन सकती हैं। थ्री कंडीशंस, सॉरी पॉसिबिलिटीज, कंडीशन नहीं पॉसिबिलिटीज। थ्री पॉसिबिलिटीज कैन अकर्स। ठीक है, तो अब तीन पॉसिबिलिटी कौन कौन सी हो सकती हैं? आप ये खुद सोचिए कि अगर मैं आपको दो क्वांटिटी का कंपैरिजन दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, तो दो क्वांटिटी के कंपैरिजन में आप ये बताइए कि क्या क्या रिलेटिव चीजें आप देख सकते हो दो क्वांटिटी के कंपैरिजन में, बताओ। दो क्वांटिटी के कंपैरिजन में आप क्या क्या रिलेशन देख सकते हो? गुड गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे जब भी हम दो क्वांटिटी का कंपैरिजन करेंगे तो वहां पे हमारे पास मेनली रिलेशन क्या होगा? या तो लेस होगी या मोर देन होगी या इक्वल होगी, यही होगी, है ना? जब भी दो क्वांटिटी का आप करेंगे। लेकिन अब मेरे को ये बताइए, जब मैं आपको सेल पढ़ा रहा था, उस सेल में आपसे मैंने कहा था कि एक तरफ जो एनोड लगा हुआ है और दूसरी तरफ आपका कैथोड है। एनोड और कैथोड पे क्या सेम चेंज आ रहा था, एक जैसा चेंज आ रहा था, या अलग अलग चेंज आपको देखने को मिल रहा था? एनोड और कैथोड पे सेम चेंज आ रहा था या अलग अलग चेंज मिल रहा था? मतलब उसमें आप डिफरेंशिएट कर पा रहे थे या नहीं कर पा रहे थे? जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि जो एनोड का वेट है, एनोड का वेट, रॉड जो है एनोड का, वो इंक्रीज हो रहा था या डिक्रीज हो रहा था? एनोड का वेट क्या हो रहा था? डिक्रीज हो रहा था। और कैथोड का वेट क्या हो रहा था? इंक्रीज हो रहा था। ठीक है। और अगर मान लीजिए कि कोई रिएक्शन ना हो उनके बीच में, वो इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाए, तो क्या एनोड का और कैथोड के वेट के अंदर कोई चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे क्या? तब आपको चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। ये इसका मतलब ये है कि आपके पास तीन कंडीशन सेल को लेके, इलेक्ट्रोड को लेके हो सकती है ना? और उसी तीन कंडीशन की जो बेसिक प्रॉपर्टीज है वो आपकी क्या होंगी? कि आपका ऑस्मोटिक प्रेशर हो सकता है ज्यादा हो, आपका हो सकता है कि सॉल्यूशन प्रेशर ज्यादा हो जाए, हो सकता है आपका दोनों प्रेशर इक्वल हो जाए। बट तीन पॉसिबिलिटीज जो इलेक्ट्रोड को लेके हमारी होंगी वो हमारी क्या हो जाएंगी? पहला ये होगी पॉसिबिलिटी, पहली पॉसिबिलिटी हमारी ये होगी कि जो वेट ऑफ रॉड है वो आपका क्या हो सकता है? इंक्रीज हो सकता है। तो हम लिख सकते हैं वेट ऑफ रॉड इंक्रीजेस। सेकेंड पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या हो सकती है? वेट ऑफ रॉड डिक्रीजेस। और थर्ड पॉसिबिलिटी हमारी क्या हो सकती है? रिमेन सेम। आई होप दिस इज क्लियर कि भाई आपकी जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो आपकी क्या होगी? रिमेन सेम, भैया एक जैसी बनी रहेगी। और आपकी जो ये आपकी प्रॉपर्टी है ये आपकी क्या हो सकती है? चेंज भी हो सकती है। ये आपकी प्रॉपर्टी क्या हो सकती है? चेंज नहीं भी हो सकती है। ये आपको समझ में आ गया होगा। यहां तक किसी को कुछ पूछना है इसमें? तो इसमें केवल इतना लिखा हुआ है कि अगर आपने एक रॉड को उसके सोल्यूशन में डिप किया तो वहां पे आपको क्या होंगे? दो अलग अलग कंडीशन, दो अलग अलग मैग्नीट्यूड मिलेंगे। एक मिलेगा ऑस्मोटिक प्रेशर का और एक मिलेगा आपको सोल्यूशन प्रेशर का। और उन कंडीशन के बेसिस पे तीन पॉसिबिलिटीज आपके सामने आएंगी। एक पॉसिबिलिटी होगी कि वेट ऑफ रॉड इंक्रीज हो जाएगा, दूसरी पॉसिबिलिटी है आपकी वेट ऑफ रॉड आपका डिक्रीज हो जाएगा, और तीसरी पॉसिबिलिटी है आपकी कि भाई दोनों में कोई चेंज नहीं आएगा। तो अब आइए, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि सोल्यूशन प्रेशर का मतलब आखिर होता क्या है, या सोल्यूशन प्रेशर में आखिर होता क्या है। मेनली आपको यह समझना है कि सोल्यूशन प्रेशर में क्या चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। तो लिखिए सोल्यूशन प्रेशर
सॉल्यूशन प्रेशर और इसका मतलब होता है एसपी। ठीक है, अब जब भी आप सॉल्यूशन प्रेशर की बात करोगे तो इसका मतलब ये होता है कि जो आपका मेटल है, यानी जो आपने रॉड डिप करी है, उसकी टेंडेंसी होगी सॉल्यूशन में जाने की, यानी सॉल्यूशन का इफेक्ट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। जैसे आपने एक डायग्राम मैंने बनाया था, नहीं बनाया था, सेल का डायग्राम बनाया था, हाँ ये है। जैसे इस सेल का डायग्राम आप देखें ध्यान से, तो यहां पे क्या हो रहा है कि मेटल रॉड जो है उसमें से मेटल का आयन कन्वर्ट होके किस में जा रहा है, मेटल का आयन कन्वर्ट होके किस में जा रहा है, सोल्यूशन में जा रहा है। इज इट क्लियर? तो यहां पे जो टेंडेंसी होगी वो ये होगी कि सोल्यूशन प्रेशर, इसको हम क्या बोलेंगे, सोल्यूशन प्रेशर बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, सोल्यूशन प्रेशर बोलेंगे। आई होप दिस इज क्लियर कि सोल्यूशन प्रेशर का मतलब होता है मेटल का मेटल आयन में कन्वर्जन। अगर सोल्यूशन प्रेशर ज्यादा है तो मेटल किस में कन्वर्ट होगा, मेटल आयन में कन्वर्ट होगा। ठीक है, और दूसरा आपका क्या था, दूसरा आपका था कि भाई ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर आपका क्या होगा, जब आपका आयन जो है वो मेटल में कन्वर्ट होने लगे, आयन जो है वो मेटल में कन्वर्ट होने लगे, तो वहां पे याद रखना कि डोमिनेशन किसका होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर का डोमिनेशन होगा। इज इट क्लियर? ठीक है, केवल 2 रिप्लाई आते हैं, हाँ जी ठीक है, बाकी तो सब अपने। सॉल्यूशन प्रेशर के बारे में लिखिएगा। टेंडेंसी टू मेटल टू कन्वर्ट इनटू आयंस। क्या मैंने ये जो लाइन लिखी है इसमें कुछ समझ में आया तुमको? जो लोग पूछ रहे हैं कि दोबारा से रिपीट करना है उनके लिए मैं पूछ रहा हूं, क्या ये जो लाइन लिखी है इसमें आपको कुछ समझ में आया? अगर नहीं आया बिल्कुल भी इसमें समझ, तो मैं रिपीट करता हूं फिर से। आपने एनोड देखा, एनोड, एनोड में क्या हुआ कि एनोड के अंदर जो मेटल था जिंक, वो कन्वर्ट हो गया जिंक+2 आयन में, यानी उसका ऑक्सीडेशन हो गया। यानी यहां पे हम सिंपल बात कर सकते हैं कि ऑक्सीडेशन हो रहा है ना। तो जब भी आपका ऑक्सीडेशन होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, यानी मेटल का मेटल आयन में कन्वर्जन ज्यादा होगा, तो याद रखना कि उस समय कौन सा प्रेशर आपका डोमिनेट करेगा, आपका सॉल्यूशन प्रेशर डोमिनेट करेगा। ठीक है, अब इसको इस तरीके से समझिए, प्रेशर डोमिनेट करने का, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, यही होता है, सही कह रहा हूं मैं, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, और एक बात मुझे ये बताइए कि अगर किसी सॉल्यूशन में पार्टिकल की डेंसिटी बढ़ जाएगी, पार्टिकल की डेंसिटी किसी सॉल्यूशन के अंदर बढ़ेगी, तो मुझे ये बताइए कि प्रेशर की वैल्यू बढ़ेगी या कम हो जाएगी? प्रेशर और डेंसिटी का कोई रिलेशन है क्या किसी के पास? आप सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, आप बता सकते हैं मुझे। इंक्रीज होगी, प्रेशर और डेंसिटी का कोई रिलेशन है आपके किसी के पास? एक कोई फॉर्मूला अगर किसी को पता हो। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी नहीं होता, रो जी एच होता है। शुभांगी ने सही लिखा है। आपने अगर फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ी होगी, और या फिर आपने वो पढ़ा होगा, क्या बोलते हैं उसको, एमएमएचजी प्रेशर, यानी मरकरी का हाइट की वजह से प्रेशर, ये पढ़ा है ना फिजिक्स के अंदर, अगर ये पढ़ा होगा तो वहां पे आपने एक आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, रो जी एच। रो मतलब डेंसिटी, जी मतलब ग्रेविटी, एच मतलब हाइट। तो यानी हाइट की वजह से या डेंसिटी की वजह से हमारा क्या होता है, प्रेशर क्रिएट होता है।
फिलहाल हम उस डेप्थ में नहीं जा रहे, बस मेरे को इतना समझाना था कि सोल्यूशन प्रेशर का मतलब ये है कि आपका जब मेटल जो है मेटल आयन में कन्वर्ट होगा, तो मेटल आयन कहां जाएगा? सोल्यूशन के अंदर जाएगा, और सोल्यूशन के अंदर अगर जाएगा तो उसके अंदर नंबर ऑफ आयन क्या होंगे? इंक्रीज होंगे, और नंबर ऑफ आयन अगर इंक्रीज होंगे तो डेंसिटी इंक्रीज होगी। डेंसिटी अगर आपकी इंक्रीज होगी, डेट मींस कि उसका प्रेशर आपका क्या होगा? इंक्रीज होगा। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू। ये आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए कि सोल्यूशन प्रेशर का मतलब क्या है। ठीक है, ओके। नाउ अब हम आते हैं दूसरी कंडीशन पे। दूसरी हमारी क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, अब इस ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब यह है कि आपका जो मेटल आयन है सॉरी, आपका जो मेटल आयन है वो किस में कन्वर्ट होगा? मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां पे लिख सकते हैं टेंडेंसी, अरे यार, टेंडेंसी टू आयन टू कन्वर्ट, यार टू क्यों लिखा है मैंने यहाँ पे? ऑफ होगा। आपकी आयन की टेंडेंसी मेटल में कन्वर्ट होने की, यहां पे क्या होगा? रिडक्शन। अब मुझे ये बताओ कि आयन जो है वो आपका कहां से निकल के आएगा? सोल्यूशन से या फिर बाहर से, आसमान से? सोल्यूशन से। और कहां पे जाएगा? कहां पे चिपकेगा? रॉड पे चिपकेगा। तो सोल्यूशन का प्रेशर आपका कम होगा कि बढ़ेगा? सोल्यूशन का प्रेशर आपका कम होगा या बढ़ेगा? कम हो जाएगा, ठीक है। और सोल्यूशन का प्रेशर कम होगा तो कौन सा प्रेशर बढ़ जाएगा? ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा। कौन सा प्रेशर बढ़ जाएगा? ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। तो यहां पे याद रखना कि ओपी का मतलब होता है कि आयन का कन्वर्जन होना मेटल के अंदर, यानी रिडक्शन प्रोसेस होगी। और एसपी का मतलब होता है मेटल का कन्वर्ट होना आयन के अंदर, यानी ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगी। वेरी क्लियर टू यू, बहुत आसान है, आराम से समझ सकते हैं इसको, ठीक है। आइए अगला, अगर अपन केस समझे, अब यहाँ पे हम केस बनाने की कोशिश करेंगे और आप फटाफट से अब बता देंगे। अब तो क्या, क्योंकि आप समझ चुके हैं सारा कुछ खेल कि क्या खेल चल रहा है इसके बारे में, अब आप बता देंगे मुझे। पहला आपके पास है केस नंबर 1। इसमें आपसे कह रहा है कि व्हेन किसी भी सॉल्यूशन के लिए अगर आपका एसपी ग्रेटर देन ओपी हो जाएगा, तब आपका रिजल्ट क्या देखने को मिलेगा आपको? रॉड का मास इंक्रीज होगा या रॉड का मास डिक्रीज होगा, आपको ये बताना है। वेट, रॉड का मास इंक्रीज होगा, वेट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? इंक्रीज, डिक्रीज, डिक्रीज, इंक्रीज, ठीक है। तो जब भी आपका एसपी ग्रेटर देन ओपी होगा, यानी सोल्यूशन प्रेशर आपका ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा होगा, इसका मतलब ये होगा कि वेट ऑफ रॉड, वेट ऑफ रॉड ये क्या होगी? डिक्रीजेस, ठीक है। वेट ऑफ रॉड क्या होगी? डिक्रीजेस। आई होप दिस इज क्लियर, वेरी क्लियर। क्योंकि यहां पे क्या होगा? मेटल किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देगा? मेटल मेटल आयन में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देगा, ठीक, ओके। चलिए दूसरा केस, केस नंबर 2, केस नंबर सेकंड, ये आपका क्या हो गया? व्हेन ओपी ग्रेटर देन एसपी, अगर आपका ओपी ओम प्रकाश शिव प्रकाश से ग्रेटर देन होंगे, तब क्या होगा? बताओ।
इंक्रीज होगा तो यहां पे लिखेंगे वेट ऑफ रॉड इंक्रीजेस। इसका मतलब यह है कि मेटल आयन कन्वर्ट होगा किसके अंदर, मेटल के अंदर। कोई समस्या, कोई परेशानी? और थर्ड कंडीशन तो आप सब जानते ही हैं कि अगर आपका एसपी और ओपी इक्वल हो गया तो उस कंडीशन में क्या होना है, व्हेन एसपी इज इक्वल टू ओपी, तो जब आपका एसपी ओपी के इक्वल हो जाएगा तो इसका मतलब है कि वहां पे कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो हम यहां पे लिख सकते हैं नो चेंज। ठीक है, यहाँ पे कोई भी चेंज आपको नहीं मिलेगा। उम्मीद करेंगे तीनों केसेस में आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। कोई दिक्कत हो तो बता दीजिएगा। चलिए अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे आज। इसका नाम है आपका नर्स्ट इक्वेशन। नाम सुना है किसी ने नर्स्ट इक्वेशन का? नर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। चलिए फटाफट से इतना सब समझने के बाद अब हम बात करेंगे नर्स्ट इक्वेशन की। इंपॉर्टेंटली यहीं से देखो, एक और चीज मैं आपको बताऊं बेटा कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर दो पार्ट मेनली आपको पढ़ने होते हैं। एक आपको पढ़ना होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाला और एक आपको पढ़ना होता है कंडक्टेंस वाला। तो जो आपके सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल बनेंगे वो आपके नर्स्ट इक्वेशन से रिलेटेड होंगे। ज्यादातर क्वेश्चंस जो आपको एग्जाम में मिलेंगे, खासकर से बोर्ड एग्जाम की मैं बात बताऊं तो आपको नर्स्ट इक्वेशन से रिलेटेड मिलेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक ही इक्वेशन है जो आपको मिलेगी, नर्स्ट इक्वेशन। इसके अलावा लॉज आपके अलग अलग आएंगे। फेराडे लॉ आपका अलग आएगा, कॉलरहाउस लॉ कंडक्टेंस में अलग अलग है, वो हम उनकी चर्चा बाद में करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम समझेंगे नर्स्ट इक्वेशन को। लेकिन नर्स्ट इक्वेशन को समझने से पहले मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपको क्या याद रखना है। आपको आयनिक इक्विलिब्रियम को बहुत अच्छे से याद रखना है। आयनिक इक्विलिब्रियम की कंडीशंस अगर आप अच्छे से याद रख पाएंगे तो आपको क्या होगा कि कोई भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो जिन लोगों ने आयनिक इक्विलिब्रियम ठीक से नहीं पढ़ा है वो कहीं से भी किसी भी तरीके से आयनिक का पार्ट अपना क्लियर करिए, समझिए, तब आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस को करने का अगर प्रयास करेंगे तो आपको आसानी होगी उनको करने में। आई होप मेरा कंसर्न आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। कोशिश मैं ये करूंगा कि जो भी मैं क्वेश्चंस आपको कराऊं उससे रिलेटेड, तो उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट होगा आयनिक का वो मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताता रहूं। बट इतना नहीं बता सकता कि मैं पूरा एक लेक्चर आपको आयनिक का करा सकूं, है ना, इतना नहीं करा सकता क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है आयनिक भी अपने आप में। तो हम बात करेंगे नर्स्ट इक्वेशन की। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं नर्स्ट इक्वेशन। तो आपने मेन हेडिंग डाल दी होगी। आइए लिखते हैं वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल with concentration and temperature। तो कंसंट्रेशन और टेम्परेचर के साथ हम वेरिएशन की बात करेंगे, किसकी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। आइए देखते हैं इसी को हम क्या बोलते हैं, नर्स्ट इक्वेशन बोलते हैं। तो मैं इसको दोबारा से नहीं लिख रहा, वो आप सब जानते हैं। आप क्या बोलेंगे इसको, आपने एक थर्मोडायनेमिक्स का लॉ पढ़ा होगा जिसको हम बोलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी इक्वेशन। किस किसने पढ़ा है गिब्स फ्री एनर्जी इक्वेशन? गुड, बहुत बढ़िया। तो अगर आपने गिब्स फ्री एनर्जी इक्वेशन पढ़ा, अच्छा एक बात ईमानदारी से बताइएगा, मैं आपको जो भी पढ़ाता हूं वो आप तक पहुंचता है, आपके दिमाग में जाता है, समझ में आता है या नहीं आता है? ईमानदारी से आप बता सकते हैं।
ठीक है, क्योंकि अगर आपको नहीं आता तो फिर मेरे को कुछ और भी थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अगर समझ में आता है तो देखो, आप सब कह रहे हो समझ में आता है, जब मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराऊंगा उस दिन मेरे को संख्या इतनी ही चाहिए जितनी आ जाए। अब उस दिन पता चलता है 12-13 बच्चे बैठे होंगे वही करने वाले, तो फिर अगली बार से मैं उन्हीं को ही अलाउड करने वाला हूं। ठीक है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस में स्किप मत करिएगा, इंपॉर्टेंट वो सबसे ज्यादा होता है। तो अगर हम बात करें कि देखो फ्री फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स, देखो फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स आपके पास एक इक्वेशन आती है, इस इक्वेशन को बोलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी इक्वेशन। लेकिन मैं वो वाली इक्वेशन नहीं लिख रहा जो आपके दिमाग में चल रही है। कौन सी इक्वेशन चल रही है आपके दिमाग में? डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। मैं वो इक्वेशन नहीं लिख रहा, मैं इक्वेशन लिख रहा हूं डेल्टा जी इज इक्वल टू होगा आपका डेल्टा जी नॉट, इसका मतलब जानते हैं अभी मैं पूछूंगा आपसे, प्लस 2.303 आर टी एल एन क्यू, सॉरी लॉग क्यू। इस इक्वेशन के बारे में आप सब जानते हैं, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 आर टी एल लॉग क्यू। लॉग क्यू क्यों यूज किया है हमने? अरे यार कोई भी कुछ भी नहीं बता रहा, मेरे को कुछ भी नहीं आता किसी को। किसी ने पढ़ी है इक्वेशन पहले ईमानदारी से बता दो, नहीं आती तो मैं अपने आप एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये इक्वेशन किसी ने पढ़ी है? 2 लोगों ने, 4 लोगों ने, ठीक है। ध्यान रखना कि आपका डेल्टा जी क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज एट एनी टेम्परेचर एट एनी कंडीशन। डेल्टा जी नॉट का मतलब है स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, ये आप सब जानते हैं, मैं लिखवा भी देता हूँ। पता चला कल को आप कहें मेरे ऊपर दोषारोपण कर दें कि सर ने तो कुछ बताया ही नहीं था। तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? गिब्स फ्री एनर्जी, गिव्स फ्री एनर्जी। याद रखना बेटा, अगर आपका सिलेक्शन होगा तो आपकी अपनी मेहनत है, और अगर आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो आप अपने टीचर को इल्जाम दे सकते हो, ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, दूसरा आपका क्या हो जाएगा? डेल्टा जी नॉट, डेल्टा जी नॉट क्या हो जाएगा? गिव्स फ्री एनर्जी चेंज एट स्टैंडर्ड कंडीशन, एट स्टैंडर्ड कंडीशन। आपका ऑर्गेनिक का पोर्शन स्टार्ट हो गया। अच्छा, टी आपका क्या हो गया? केल्विन टेम्परेचर हो गया, और क्यू हमारा क्या हो गया? रिएक्शन कोशेंट हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पे लिख ली। अब मेरे को ये बताइए कि अगर मैं इक्विलिब्रियम कंडीशन ले लूं, कौन सी कंडीशन ले लूं बेटा? इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में मेरे को ये बताएं कि डेल्टा जी नॉट की वैल्यू 0 होगी या डेल्टा जी की वैल्यू 0 होगी? बेझिझक आप बता सकते हैं। तो एट इक्विलिब्रियम हमारे पास क्या हो जाएगा? Q इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? K। Q की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? K के इक्वल हो जाएगी। और याद रखना कि डेल्टा जी नॉट 0 नहीं होता, क्योंकि वो स्पेसिफिक कंडीशन के लिए, यानी माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटी है, जो आपकी क्वांटिटी और चीजों के हिसाब से चेंज नहीं होती है ना। तो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू 0 नहीं होगी। आपकी किसकी वैल्यू 0 हो सकती है? डेल्टा जी की वैल्यू 0 हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है। तो यहां पे याद रखना कि एट इक्विलिब्रियम Q इज इक्वल टू K, यानी रिएक्शन कोशेंट की वैल्यू हो जाएगी K के इक्वल, और डेल्टा जी की वैल्यू हो जाएगी 0 के इक्वल। ठीक है, अब ये अगर मैं इस इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में अगर मैं पुट करने की कोशिश करूं, तो मेरे पास इक्विलिब्रियम के लिए क्या इक्वेशन बन के आएगी? इक्विलिब्रियम के लिए मेरे पास क्या इक्वेशन बन के आएगी?
तो आप सब लिख पाएंगे डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -2.303 RT log K। क्या मैंने सही लिखा है? यहां तक सही लिखा है? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक? ओके, अच्छा। और इसके बाद अगर हम बात करें, यहां पे देखना माइनस साइन, अगर ये देखो ध्यान से सुनना कि अगर डेल्टा जी नॉट की वैल्यू आपकी माइनस आ रही है या डेल्टा जी गिफ्ट फ्री एनर्जी की वैल्यू माइनस आ रही है, इसका मतलब क्या होता है? इसका कोई मेरे को मतलब समझा सकता है कि हमें डेल्टा जी नॉट की क्यू के कैसे हुआ? बेटा रिएक्शन कोशेंट जो होता है वो किसी भी कंसंट्रेशन पे डिफाइन होता है क्यू, और जब इक्विलिब्रियम पे डिफाइन होता है तो इसको हम के इक्वल रख देते हैं। के इक्विलिब्रियम लिख सकते हो इसको, अगर आपको नहीं आ रहा है समझ में। इसका मतलब एनर्जी रिलीज हो रही है। नहीं नहीं बेटा, आपको याद रखना है, अगर आपने थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा होगा, जो मैं हर बार बोलते जा रहा था आपसे, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि डेल्टा जी की वैल्यू अगर आपकी नेगेटिव है, इसका मतलब आपकी रिएक्शन कैसी है? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। इसके लिए आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं है इस रिएक्शन को आगे ले जाने के लिए। अब सेल एक ऐसी चीज है, सेल के बारे में आप सब जानते होंगे कि सेल एक आपका स्पॉन्टेनियस प्रॉपर्टी वाला होना चाहिए। अगर आपका सेल स्पॉन्टेनियस नहीं है तो क्या वो आपके लिए यूजफुल होगा? सेल अगर आपका स्पॉन्टेनियस नहीं है तो वो क्या आपके लिए यूजफुल होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो इसीलिए डेल्टा जी की वैल्यू आपको क्या मिलेगी? नेगेटिव मिलेगी ही मिलेगी किसी भी वर्किंग सेल के लिए। किसी भी वर्किंग सेल के लिए आपको क्या मिलेगी? डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव मिलेगी। अब थोड़ा सा हम थर्मोडायनेमिक्स में हाथ आजमाएंगे और मैं दो तीन बातें आपसे पूछूंगा थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड। आती हैं तो ठीक है, नहीं आती है तो भी ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि जीवन खराब हो जाएगा। आइए देखते हैं। देखो, अब हम बात करेंगे कि यूजफुल वर्क डन किसके इक्वल होता है, तो देख लेते हैं, यहां पे लिख लेते हैं यूजफुल वर्क डन। अब ये यूजफुल वर्क डन का मतलब किससे? सेल से है। पूरा मतलब किससे? सेल से चल रहा है ना, तो ये याद रखना। यूजफुल वर्क डन बाय सिस्टम इज इक्वल टू डिक्रीज इन गिव्स फ्री एनर्जी चेंज। इसका मतलब यह है कि अगर मैं वर्क डन निकालूं, वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस डेल्टा जी। आई होप दिस इज क्लियर। यूजफुल वर्क डन यानी W इज इक्वल टू डिक्रीज इन गिव्स फ्री एनर्जी चेंज। डिक्रीज का मतलब है माइनस वैल्यू। अरे आ गया ना? समझ में आया नहीं आया? ठीक है। अच्छा, एक और बात है, मेरे को ये बताइए कि इलेक्ट्रिकल वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? मैकेनिकल वर्क डन का फॉर्मूला तो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। केमिकल वर्क डन का फॉर्मूला होता है प्रेशर इनटू वॉल्यूम। इलेक्ट्रिकल वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? ये आपका होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल। बहुत बढ़िया, चार्ज इनटू पोटेंशियल। सबको पता है ना? मैकेनिकल वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और केमिकल वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो गया? प्रेशर इनटू वॉल्यूम। और इलेक्ट्रिकल वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो गया आपका? चार्ज इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये आपको याद रहेगा। तो चार्ज इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब मेरे को ये बताइए कि एक मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज आपका क्या होता है? 96500 कूलम। यानी 1 मोल इलेक्ट्रॉन चार्ज को हम बोलते हैं 1 फेरेड
1 फैरेड इज इक्वल टू कितना होता है 96500। आई होप दिस इज क्लियर। फोर एट फाइव होता है एग्जैक्ट, बट हम उसको ना इजीली कैलकुलेट करने के लिए क्या यूज करते हैं बेटा, इजी कैलकुलेट करने के लिए 96500 कैलकुलेट करते हैं ना। कोई दिक्कत? अब हमने क्या करा कि मेरे पास ये तो जरूरी नहीं है कि मेरे पास एक ही मोल होगा इलेक्ट्रॉन, मेरे पास n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, या फिर मैंने उस सेल को जब कनेक्ट किया तो वहां से n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो कर सकते हैं। ये आपके हाथ में है कि कितना मोल इलेक्ट्रॉन आप फ्लो करवा दोगे। ये डिपेंड करता है कि सेल कैसा है, कंडीशन कैसी है। तो वहां से क्या होगा, n मोल ऑफ एन 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 एफ आपका चार्ज जो है वो आपका फ्लो हो गया थ्रू द सेल। और इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस मान लेता हूं मेरा E है, हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस। जो समझ में ना आए पूछ लेना है ना, हो सकता है कि कई बार चीजें मैं समझा नहीं पाता, तो बता देना, मैं दोबारा से ट्राई करूंगा उसको समझाने की। तो मैंने क्या करा कि किसी भी सेल के अंदर से जो चार्ज आपका फ्लो कर रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के अंदर, वो आपका ले लिया NF, और इन दोनों पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमने कितना ले लिया, E वोल्ट। अब आ गया समझ में? एक सेल लिया, इस सेल में आपका जो चार्ज फ्लो कर रहा है वो आपका कितना है, NF, और इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना ले लिया हमने, E ले लिया। क्लियर? हाँ या ना? ठीक। अब देखो ध्यान से एक चीज, अब मेरे को ये बताओ वर्क डन ऑफ इलेक्ट्रिकल क्या होगा, इलेक्ट्रिकल वर्क डन क्या होगा, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज कितना है आपका NF, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है E, तो ये आपका क्या बन जाएगा, NFE बन जाएगा। ठीक। और अगर हम यहां से निकाल लें वर्क डन बाय द सेल, यहां से सुनना, वर्क डन बाय द सेल, ये आपका क्या बन जाएगा, W इज इक्वल टू NFE। और एक बात मुझे ये बताइए कि मैक्सिमम वर्क डन कितना हो सकता है, मैक्सिमम वर्क डन कितना हो सकता है, क्योंकि चार्ज फ्लो तो उतना ही रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज्यादा मैक्सिमम होगा उतना ज्यादा आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमम वर्क डन मिलेगा। तो अगर मैं W मैक्स लिखने की बात करता हूं तो ये आपका क्या आ जाएगा, NFE नॉट, क्या आ जाएगा, NFE नॉट। E नॉट क्या होता है, बोलो, E नॉट क्या होता है, ई नॉट आपका क्या हो गया, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड पोटेंशियल जहां पे भी नॉट लग जाता है उसका मतलब क्या होगा, स्टैंडर्ड वैल्यू। तो ई नॉट आपकी क्या हो गई, स्टैंडर्ड वैल्यू हो गई। अब देखो वर्क डन इज इक्वल टू NFE हो गया। अब मैंने एक रिलेशन निकाला है ऊपर, अगर आपको शायद याद हो किसी को, कि W इज इक्वल टू माइनस जी होता है, माइनस डेल्टा जी। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस W हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस NFE। और सेम एज डब्ल्यू मैक्सिमम का मतलब है डेल्टा जी नॉट, तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस NFE नॉट। आई होप दिस इक्वेशन इज क्लियर टू यू, ये वाली इक्वेशन आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है। अब आप क्या करो, पुट दीज वैल्यू इनटू इक्वेशन फर्स्ट, पुट दीज इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट में अगर आप, हाँ ये बोर्ड एग्जाम में डेरिवेशन आती है नस्ट इक्वेशन की, इसीलिए मैं करा रहा हूं। तो अगर आपके इक्वेशन फर्स्ट में अगर हम इसको पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, देखो ध्यान से, माइनस NFE इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, माइनस NFE नॉट प्लस 2.303 लॉग क्या आ जाएगा, K इक्विलिब्रियम। ठीक है। और क्या हो सकता है,
यहां से क्या कॉमन ले सकते हो, एनएफ एनएफ कॉमन ले सकते हो, काट सकते हो, तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन बनेगी वो फाइनल इक्वेशन आपकी बन जाएगी E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस कितना आ जाएगा 2 पॉइंट, अरे आर टी रह गया था। तुम लोगों को पता है कुछ क्या चल रहा है? सर हमको क्या पता, आप लिख रहे हो आप जानो। हो सॉरी, लॉक क्यों हुई? ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, नर्स्ट इक्वेशन। यही हमारी क्या है, नर्स्ट इक्वेशन है। अब देखो, किसी भी रिएक्शन के लिए अगर मैं क्यू डिफाइन करता हूं, फॉर एनी रिएक्शन, एनी जनरल रिएक्शन, क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और इनकी पावर क्या होता है, कोफिशिएंट होता है, एज यू नो, सब आप जानते हो। तो अगर हमारे पास कोई रिएक्शन है, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट R2P है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, P की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय R की कंसंट्रेशन। आई होप दिस इज क्लियर। तो आप इसको उठा के इस इक्वेशन में रख सकते हो, तो और अच्छे से इक्वेशन बन जाएगी आपकी। E इज इक्वल टू बन जाएगा E नॉट माइनस 2.303 RT अपॉन NF, ये आपका क्या बन जाएगा, लॉग प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। कोई दिक्कत यहां तक पहुंचने में, अगर किसी को कोई भी दिक्कत हुई हो तो मेरे को बता दो। यहां तक पहुंचने में किसी को कोई भी दिक्कत हुई हो, कुछ भी लग रहा हो कि सर ये क्या बेवकूफी हमारे साथ करवाई जा रही है, हमको नहीं समझ में आ रहा, तो बता दो आप। डब्बा, ये वाला इक्वेशन इक्विलिब्रियम आपने पढ़ा होगा ना, ये इक्विलिब्रियम आपने पढ़े होंगे। इक्विलिब्रियम में आपने Q की वैल्यू, K की वैल्यू तो निकालनी सीखी होगी, KC की वैल्यू। तो KC की वैल्यू क्या होती थी, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, वही है आपका। ठीक है, चलिए बहुत सही, बहुत बढ़िया। अब हमें क्या करना है, ये इक्वेशन तो आप, हाँ जी, ये जो डेरिवेशन मैंने कराया है, ये बोर्ड पर्पज से कराया है, इसका कॉम्पिटेटिव से लेना देना ज्यादा है नहीं। और फिलहाल तो नर्स्ट इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए कैसे आ रही है, इसलिए मैंने कराया। बाकी भाई टाइम बर्बाद करने का कोई ऐसा औचित्य था नहीं। आइए आगे देखते हैं। अगर हम इसमें स्टैंडर्ड कंडीशन लगाएं, स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब क्या है कि हमने यहां पे ले लिया, यहां पे लिख लेना स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो अगर हमने स्टैंडर्ड कंडीशन ले ली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास होना चाहिए कि जो आयन हमने लिए हैं इनकी कंसंट्रेशन कितनी हो जाए, 1 मोलर हो जाए। ये आपकी स्टैंडर्ड कंडीशन है, ये हम अज्यूम कर सकते हैं, तो कि भाई इसके आयन की कंसंट्रेशन क्या हो जाए, 1 मोलर। अच्छा, प्रेशर ऑफ गैस क्या हो सकता है, प्रेशर ऑफ गैस क्या हो जाए, 1 बार हो जाए। ठीक है, और टेम्परेचर आपका क्या हो जाए, टेम्परेचर आपका क्या हो जाए, 25 डिग्री सेल्सियस, या जिसको आप बोल सकते हो 298 केल्विन। ठीक है, एन हमारा क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, यहां पे लिख सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड
इन बैलेंस इक्वेशन, तो किसी भी बैलेंस इक्वेशन में कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, एन बोलेंगे। कल को ये मत कहना कि सर ये क्या है, क्यों है, किस लिए। तो अगर आप देखें ये जो वैल्यू आपको निकालनी है 2.303 RT अपॉन NF, इसकी वैल्यू आप कैसे निकालेंगे? देखो एन आपका वेरिएबल है, एन आपका किसी भी कंडीशन में चेंज हो सकता है। मान लो आपने रिएक्शन अलग ले ली, तो रिएक्शन अलग लोगे तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। बट क्या आर की वैल्यू आप चेंज कर पाओगे हर कंडीशन के लिए? आर की वैल्यू तो जूल में सेम रहेगी, अगर आप लीटर एटीएम में ले रहे हो तो लीटर एटीएम में वही रहेगी, अगर आप कैलोरी में ले रहे हो तो कैलोरी में वही रहेगी, तो उसमें तो कोई चेंजेस आने वाले हैं नहीं। अच्छा दूसरी बात, टेम्परेचर, मैंने कहा जी ज्यादातर रिएक्शन जो है वो रूम टेम्परेचर पे होनी है 25 डिग्री सेल्सियस पे, तो क्या टेम्परेचर में कोई चेंज आप कंसीडर करना चाहोगे जब तक आपको गिवन नहीं है? नहीं। तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड वैल्यू कैलकुलेशन के लिए आएगी, देखो ध्यान से, वो ये आएगी कि 2.303, आर आपका कांस्टेंट है, टी आपका कांस्टेंट है और आपका एफ कांस्टेंट है। इसको आप सॉल्व कर लो, तो सॉल्व आप करोगे तो कितना मिलेगा, 2.303 तो ये हो गया, आर की वैल्यू हो गई 8.314 हो गई, टेम्परेचर की वैल्यू आपकी हो गई 298, और फेराडे की वैल्यू आप सब जानते हो 96500। सॉल्व करोगे तो इसको लगभग आपको मिलेगा 0.0591। ठीक है, ये मिल जाएगा। तो हम इसको अगर हम रखें इक्वेशन में, नस्ट इक्वेशन में, तो हमारी नस्ट इक्वेशन क्या बन के आएगी नई वाली, E इज इक्वल टू बनेगा E नॉट माइनस कितना आएगा 0.059 डिवाइडेड बाय n लॉग प्रोडक्ट कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। ये आपकी वो इक्वेशन है जो आपको सबसे ज्यादा यूज करनी है, इसी इक्वेशन को हमें सबसे ज्यादा यूज करना है। ऊपर तो जो लिखा था वो तो बढ़िया है, लेकिन ये इक्वेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद करने लायक है। ओके, यहां तक अगर किसी को कोई भी दिक्कत है तो बता दो अभी भी। अरे ऐप से तो डिवाइड कर दिया ना 96500, है ना बेटा, नया ऐप से डिवाइड कर दिया हमने पहले। चलो अब थोड़ा सा कॉम्पिटेटिव लेवल की तरफ बढ़ो, और क्वांटिटेटिव लेवल की तरफ बढ़ने का मतलब यह है कि भाई ग्राफ बना दो इसका। ग्राफ किसके बीच में बनाने का प्रयास करेंगे आप, इधर आप लेंगे E और इधर आप लेंगे log P अपॉन R। चलो ग्राफ बताओ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन, कर्व, स्ट्रेट लाइन इंक्रीजिंग, स्ट्रेट लाइन डिक्रीजिंग, जो भी आपको लगता है वो आप बताओ ग्राफ। मेरी क्लास में है कितने बच्चे, 60, रिप्लाई कितनों के आते हैं 10, बाकी के 50 जी मौज लेने आते हैं क्लास में संख्या बढ़ाने। पैसे दिए हो तुम अवंती को, पैसे वैसे पे करे हो नहीं करे हो? अगर पैसे पे करें तो पढ़ने की तुम्हारे अंदर लालसा मतलब इच्छा इच्छा है नहीं ज्यादा, मुझे लगता है खाली मजबूरी में पढ़ने आ जाते हैं। देखो इस इक्वेशन को अगर मैं कंपेयर करूं, देखो ई आपका क्या है, वाई एक्सिस पे है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया जी ये वाई हो गया, ई नॉट क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है तो ये आपका सी होगा, और बाकी आपका क्या होता है एम एक्स होता है, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी लॉग पी अपॉन आर। ठीक है ये होगी, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी -0.059 अपॉन n। ठीक है, तो यानी स्लोप इसका कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। तो स्लोप अगर हम बात करें इसकी, स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू कितना आ रहा है आपका -0.059 डिवाइडेड बाय n।
ये आपका क्या हो गया, स्लोप हो गया, ठीक है। और इंटरसेप्शन पॉइंट क्या है, इंटरसेप्शन पॉइंट है ई नॉट। तो आपकी मैक्सिमम जो वैल्यू होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, ई नॉट हो जाएगी। और ग्राफ आपका कुछ इस तरीके से बनेगा। आई होप दिस इज क्लियर। तो यहां पे आपकी ये जो वैल्यू है, ये आपकी क्या हो गई, ई नॉट वैल्यू। यहाँ पे जो कट वैल्यू आ रही है ये आपकी क्या है, यहाँ पे जो ये वैल्यू है ये आपकी क्या है, ई नॉट। और इसका स्लोप आपका क्या हो गया, स्लोप आपको मैंने लिखवाई दिया। तो कोई दिक्कत यहां तक? ओके अब आपके पास जो इक्वेशन मैंने लिखवाई है ये आपकी क्या है, नस्ट इक्वेशन। ये नस्ट इक्वेशन किसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, कंप्लीट सेल के लिए या हाफ सेल के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो इसको? बोलो, क्या कंप्लीट सेल के लिए अप्लाई करोगे या हाफ सेल के लिए भी अप्लाई कर सकते हो इस इक्वेशन को, और हाफ ये नस्ट इक्वेशन को? तो लिख लो, नस्ट इक्वेशन can be applicable for complete cell anode half cell as well as cathode half cell। तो बेटा ये जो आपके, हाँ बहुत सही। तो आपकी नस्ट इक्वेशन जो है वो आपकी एप्लीकेबल होगी किसके लिए, कंप्लीट सेल के लिए, एनोड हाफ सेल के लिए और कैथोड हाफ सेल के लिए। कोई दिक्कत यहां तक? डन, ओके, बहुत बढ़िया, सुंदर। तो चलो आज हम हाफ सेल्स के बारे में बात करेंगे और इसी लेक्चर को हम अगले दिन भी कंटिन्यू करेंगे। कल हम, मेरा लेक्चर है, कल नहीं होगा, परसों होगा मेरा लेक्चर ना, आज के बाद। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे हाफ सेल की। हाफ सेल्स, इसमें आपको क्या करना है, रिएक्शन रिप्रेजेंटेशन ऑफ नस्ट इक्वेशन, रिएक्शंस एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ नस्ट इक्वेशन। डन, आइए देखते हैं। वैसे अभी तक किसी को कुछ पूछना है, डाउट आउट पूछना है तो बता दो, फिर हम कंटिन्यू करेंगे आगे। कोई डाउट नहीं है, किसी का भी डाउट नहीं है? मैं इतना अच्छा पढ़ा रहा हूं या तुम इतना अच्छा पढ़ रहे हो? डाउट दो ही कंडीशन में नहीं आता, या तो कुछ भी समझ में ना आए या सब कुछ समझ में आ जाए। ठीक है, अगर तुम कह रहे हो तो मैं मान ले रहा हूं, बहुत बढ़िया। चलो, इससे खुशी की बात क्या होगी। तो हमारे पास क्या होगा, हाफ सेल्स जो है वो आपके पास दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका एनोड हाफ सेल और एक होता है आपका कैथोड हाफ सेल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, एनोड हाफ सेल की, एनोड। और बेटा एक चीज और मैं आपको बता दूं, इन केस आप जैसे भगवान करे आप
डॉक्टर जो बनना चाहते हैं डॉक्टर बने, इंजीनियर जो बनना चाहते हैं इंजीनियर बने। इन केस अगर आप कहीं पे भी ग्रेजुएशन करने जाएं, बीएससी करने जाएं, तो उस टाइम पे ये जो नोट्स मैं आपको बनवा रहा हूं इनको फेंकिएगा मत, ये आपके ग्रेजुएशन में बहुत काम आएंगे। इवन अगर आप इंजीनियरिंग करने जा रहे हैं तो इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, और इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जब आपको पढ़ाई जाएगी तो यही सब चीजें पढ़ाई जाएंगी। तो आप थोड़ा सा इन नोट्स को बहुत ध्यान से रखिएगा, है ना। ये नोट्स को नहीं, मतलब अपने नोट्स को। ऐसा नहीं है कि आज खत्म हो गया, हम पास हो गए तो रद्दी में बेच दिया। बेटा रद्दी में बेचने से 4 रुपए मिल सकते हैं, 10 रुपए मिल सकते हैं, लेकिन ये जो आपने पूरे अपने 2 साल की 1 साल की मेहनत लगाई है, इसको थोड़ा संभाल के रखेंगे ना तो अच्छा लगेगा, ठीक है। सेम पढ़ाने का मतलब ये है बेटा, आपको ये जो आप पढ़ते हो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस, वो चाहे आप ग्रेजुएशन में पढ़ो, वो चाहे आप 9th में पढ़ो, वो चाहे आप 12th में पढ़ो, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन तो वही है ना। बस ये है कि जैसे जैसे क्लास आपकी बढ़ती जाएगी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो आपकी टफ होती जाएगी। ऐसे केमिस्ट्री में भी होगा, कॉन्सेप्ट तो यही है, प्रॉब्लम सॉल्विंग थोड़ी टफ होती जाएगी, ठीक है। ओके, तो एनोड हाफ सेल की बात करें तो यहां पे एनोड हाफ सेल में होता क्या है, रिडक्शन या ऑक्सीडेशन। एनोड हाफ सेल में क्या होता है, रिडक्शन या ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। पता नहीं यार, चलो ठीक है, ओके। तो ऑक्सीडेशन की बात कर रहे हैं, तो ऑक्सीडेशन होगा आपका किसके अंदर, एनोड हाफ सेल के अंदर। तो सपोज करो कि मैं एक एनोड हाफ सेल रिएक्शन लिखता हूं, ध्यान से सुनना इसको। एनोड हाफ सेल रिएक्शन AHCR अगर मैं लिखूं तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन होना है। अब इस ऑक्सीडेशन के लिए एक एग्जांपल मैंने लिया, सपोज आपके पास है जिंक, ये सॉलिड फॉर्म में है, जो रॉड बनी हुई है वो, और इसको जैसे ही हमने डिप किया तो इसने क्या करा, Zn+2 बना दिया, और दो ये आपका एक्वस बन गया, और यहां पे क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया, ठीक है। आपके कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए। अब यहां पे क्या होगा कि 2 तरीके के पोटेंशियल हमको देखने को मिलते हैं। पहले भी मैंने आपको बताया कि या तो रिडक्शन होगा या फिर ऑक्सीडेशन होगा। तो यहां पे इस रिएक्शन के अंदर आपको क्या मिल रहा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब सॉरी ऑक्सीडेशन मिल रहा है या रिडक्शन मिल रहा है, ऑक्सीडेशन मिल रहा है। तो हम जब भी ऐसा रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो हम इसको लिखते हैं SOP। SOP का मतलब होता है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ये आपका क्या होता है, SOP होता है। और SOP को रिप्रेजेंट करने का तरीका इसके लिए क्या हो जाएगा, हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, E0OP लिख दो, या तो ऐसे लिख दो, या फिर आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, E0 जो लेफ्ट साइड में लिखा है वो लेफ्ट साइड लिखो Zn और Zn+2। ये रिएक्शन देखने का तरीका होता है, पोटेंशियल देखने का तरीका होता है कि आपको रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है या फिर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है। अगर आपका रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके का है, Zn+2, यानी इसका मतलब यह है आप जिंक से Zn+2 की तरफ मूव कर रहे हो, इसका मतलब यह है कि आप इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहे हो। तो ये आपका कैसा रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, ऑक्सीडेशन रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। ये आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा अगर ऐसा लिखा हुआ है। और इसकी जो वैल्यू है वो आपकी मेरे को पता है, जैसे ये होती है प्लस का 0.76 वोल्ट, ठीक है, ये मैंने लिख लिया। अब मेरे को इस पे नस्ट इक्वेशन अप्लाई करनी है। कौन सी इक्वेशन अप्लाई करनी है बेटा, नस्ट इक्वेशन। आइए नस्ट इक्वेशन अप्लाई करते हैं। इस नस्ट इक्वेशन को अप्लाई करने के लिए आपको देखो 2 तरीके नस्ट इक्वेशन निकालने में, या तो आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकाल लीजिए या फिर आप रिडक्शन पोटेंशियल निकाल लीजिए। आपके पास ऑक्सीडेशन होना है एनोड पे, एनोड पे ऑक्सीडेशन के लिए हमने लिखी रिएक्शन कि जिंक सॉलिड से जिंक एक्वस बनेगा +2 वाला,
और उसका हमने, क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है इसलिए मैंने इसका डिफाइन किया, डेफिनेशन इसको डिफाइन किया स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से, एसओपी से। इस एसओपी को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वो है आपका ई नॉट ओपी, इस तरीके से लिख सकते हैं, या फिर ई नॉट जेड लेफ्ट साइड में लिखा था तो जेड पहले लिखिए, फिर आपका राइट साइड प्रोडक्ट साइड में Zn+2 बन रहा है तो इसको Zn+2 लिखिए। ये आपका तरीका हो गया किसका, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को डिफाइन करने का। ऊपर नॉट लगा है इसका मतलब स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ध्यान रहेगा। अगर मैं इसका रिडक्शन पोटेंशियल लिखूं तो इसका अगर मैं लिखूं ई नॉट आरपी, या फिर इसको इस तरीके से लिखूं ई नॉट Zn+2 Zn, तो ये आपका क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। और इसकी जो वैल्यू होगी वो आपको कुछ नहीं करना है, जो प्लस साइन दिया हुआ है उसको माइनस कर दीजिए, जो माइनस दिया होगा उसको प्लस कर दीजिएगा, तो साइन आप अपोजिट कर दीजिएगा। आ गया समझ में? तो अगर आप रिडक्शन पोटेंशियल लिख रहे हो तो इस तरीके से लिखोगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिख रहे हो इस तरीके से लिखोगे। वैल्यू में क्या चेंज आएगा, दोनों के मैग्नीट्यूड में चेंज आ जाएगा। आपकी वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी, साइन कन्वेंशन आपका चेंज हो जाएगा। वैल्यू सेम रहेगी, साइन कन्वेंशन आपका चेंज हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। मॉड वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। डन। ओके, अब अगर अपन नस्ट इक्वेशन लिखना चाहते हैं तो नस्ट इक्वेशन कैसे लिखेंगे, ई Zn+2। मैंने यहां पे नॉट नहीं लगाया, क्यों, क्योंकि यहां पे केवल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आता है। दूसरा यहां पे लिखेंगे, यहां पे ई नॉट आता था तो यहां पे लिखेंगे ई नॉट Zn+2, ठीक है। फिर -0.059, ये तो था ही। अच्छा ये बताइए n की वैल्यू कितनी लेंगे, n की वैल्यू का मतलब होता है कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं। हाफ सेल के अंदर तो यही होता है, हाफ सेल के अंदर तो यही होता है कि कितने इलेक्ट्रॉन या तो गेन हो रहे हैं या रिलीज हो रहे हैं। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर देखेंगे तो रिलीज की बात करेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल देखेंगे तो गेन की बात करेंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0.059 डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, लॉग। अब इसके लिए अगर मैं आपसे कहूं कि इसके लिए Q की वैल्यू बताओ, तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। अब ये देखो कि ये जो Zn इधर वाला डिवाइडेड, ये नीचे डिनोमिनेटर वाला, ये कैसा है, स्टेट का है, सॉलिड स्टेट का। तो सॉलिड स्टेट की एक्टिविटी कितनी होती है, सॉलिड स्टेट की एक्टिविटी कितनी होती है, 1। तो हमारे पास केवल और केवल क्या बचेगा, Zn+2 बचेगा। तो हम यहां पे क्या लिख देंगे, log Zn+2। कोई दिक्कत यहां तक? तो किसी भी हाफ सेल के लिए अगर किसी भी ऑक्सीडेशन हाफ सेल के लिए अगर मैं फॉर्मूला लिखना चाहता हूं नस्ट इक्वेशन, तो ये इस तरीके से लिखूंगा, EOP इज इक्वल टू हो जाएगा ई नॉट ओपी माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय n log Q, या log IN, इस तरफ आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत अभी भी किसी को? अब मुझे ये बताओ ध्यान से कि अगर मेरी आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो ईओपी की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज या इंक्रीज? अगर मेरी आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो ईओपी की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज या इंक्रीज? डिक्रीज होगी, देखते ही पता चल रहा है, क्योंकि अगर ये वैल्यू बढ़ेगी तो ये वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू क्या होगी, ओवरऑल इंक्रीज होगी। तो जो आपका डिफरेंस आएगा वो आपका और भी कम आएगा, तो ओपी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। आई होप दिस इज क्लियर। तो आयन की कंसंट्रेशन अगर बढ़ी तो आपका ये हो गया। अच्छा यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? अब देखो यहां पे नया, इसी में ही आप देखें, एनोड हाफ सेल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं।
कभी भी आपको अगर एनोड हाफ सेल का प्रेजेंटेशन करना हो तो किस तरीके से करेंगे, तो इसको करने का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, वो क्या है आपका, एनोड लिखिए, एनोड के बाद एक लाइन खींचिए, ये लाइन क्या है, सेपरेशन ऑफ फेजेस है। सेपरेशन ऑफ फेजेस का मतलब क्या है कि एनोड आपका सॉलिड होगा और ये आपका सेपरेशन ऑफ फेजेस लगा दिया, इसका मतलब इधर जो है वो आपका दूसरा फेज आपको मिलेगा, लिक्विड मिल सकता है, गैस मिल सकता है। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, एनोड हाफ सेल का इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एनोड हाफ सेल इलेक्ट्रोलाइट, और इसकी हमें क्या दे रखी होगी, कंसंट्रेशन गिवन होगी, ठीक है। और दूसरी तरीके से हम ऐसे लिख सकते हैं, और एनोड एनोड हाफ सेल आयन, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसकी भी कंसंट्रेशन आपको दे रखी होगी। इसको अगर मैं रिप्रेजेंट करूं, जिंक हमने लिया था, तो जिंक को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या हो जाएगा, जिंक ZnSO4, और इसकी कंसंट्रेशन आप लिख सकते हैं जैसे C इसकी कंसंट्रेशन हो गई। और क्या तरीका है इसका, ऐसे भी लिख सकते हो Zn+2, यहां पे भी कंसंट्रेशन क्या होगी, C होगी। कोई दिक्कत। और ये आपका क्या है, सॉलिड है, ये आपका सॉलिड है, ये आपका एक्वस है, ये भी आपका एक्वस है। तो ये आपका तरीका हो गया किसका, एनोड हाफ सेल रिप्रेजेंटेशन का। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। कल के लेक्चर में हम कैथोड हाफ सेल के बारे में भी बात करेंगे और कंप्लीट सेल के बारे में भी बात करेंगे। तो आज के पूरे लेक्चर में जो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है, उसमें मेन पॉइंट आपका क्या है, आपका मेन पॉइंट है नस्ट इक्वेशन। नस्ट इक्वेशन का डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है बोर्ड पर्पस के लिए, तो आप उसको बोर्ड पर्पस के लिए याद कर सकते हैं। दूसरा, हमने दूसरी जो चीजें समझी है वो है आपकी सेल रिप्रेजेंटेशन में एनोड हाफ सेल की रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से होगी, ठीक है। और एनोड हाफ सेल के लिए आपका जो क्या बोलते हैं इसको, नस्ट इक्वेशन है, वो किस तरीके से अप्लाई होगी। इन पूरे तथ्यों में पूरे आज के लेक्चर, पूरे जो आपका 1 घंटे का लेक्चर था, 1.5-1.25 घंटे का, उसमें किसी को भी कोई भी परेशानी आई हो तो कल को मेरे को बता, नेक्स्ट लेक्चर तक मेरे को बता सकता है। बाकी मेरी कॉन्टेक्ट डिटेल्स तो आपके पास होंगी ही होंगी, अगर आप PDF खोल के देखते हैं तो। बाकी आप अपना ध्यान रखें, ठीक है, उससे ज्यादा तो मैं कुछ कह भी नहीं सकता, ठीक है। तो कोरोना ज्यादा चल रहा है तो आप अपना ध्यान रखें। log Zn+2 कैसे, log Zn+2 कैसे आया, इसके बारे में आपको एक बार Q की वैल्यू को ध्यान से देखना पड़ेगा। Q होता है रिएक्शन कोफिशिएंट, और रिएक्शन कोशेंट जिसका मतलब होता है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन आपके पास Zn+2 है, उसकी कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट आपका Zn सॉलिड है, तो सॉलिड की जो वैल्यू होती है, एक्टिविटी होती है 1, तो डिनोमिनेटर में वैल्यू आएगी 1, तो उससे कोई मतलब आएगा नहीं, यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, तो Zn+2 डिवाइडेड बाय 1 आएगा। ओके, आई होप नेहा ये क्लियर हो गया होगा तुम्हारा पॉइंट। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम को पढ़ लो एक बार जाके, तो आपको ये चीजें आसानी से समझ में आएंगी, वरना बहुत ही मुश्किल होने वाली है आगे चल के। बेटा डेंसिटी ρgh एंड डेंसिटी में जो रिलेशन है वो बता दीजिए बेटा। वो आपका क्या है, प्रेशर का रिलेशन है। P इज इक्वल टू क्या होता है, ρgh होता है। वो आप फ्लूइड में पढ़ लोगे, फिजिक्स का पार्ट है, आप पढ़ेंगे तो मिल जाएगा। और किसी को कुछ पूछना है?